कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड मतलब मांग लगभग हमेशा एक जैसी रहती है, फिर भी निवेशक उसमें पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। आज हम भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर के सरकारी उपक्रमों यानी पीएसयूज के इसी दिलचस्प मामले को समझने वाले हैं। सबसे पहले इस सेक्टर का साइज कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। भारत में जितनी भी नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 28% सिर्फ एक ही सेक्टर में जाता है और वो है फर्टिलाइजर। ये किसी भी दूसरे उद्योग से कहीं ज्यादा है, मतलब ये देश का सबसे बड़ा गैस कंज्यूमर है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऑप्शनल जरूरत नहीं है। इन कंपनियों के लिए गैस तो जैसे लाइफलाइन है। ये सिर्फ उनके कारखानों को चलाने वाला फ्यूल नहीं, बल्कि यूरिया बनाने के लिए कच्चा माल मतलब फीडस्टॉक भी है। इसके बिना तो समझ लीजिए प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो यहीं पर एक इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ी पहेली खड़ी होती है। एक तरफ डिमांड है जो चट्टान की तरह मजबूत है और दूसरी तरफ लागत है जो तूफान की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? तो सवाल ये उठता है कि अगर डिमांड इतनी पक्की है तो फिर रिस्क किस बात का है? आखिर असली खतरा छिपा कहाँ है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 2015 के बाद सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल दी। पहले इन कंपनियों को देश में बनी सस्ती गैस प्राथमिकता पर मिलती थी, लेकिन अब उन्हें महंगी बाहर से मंगाई गई RLNG यानी रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये कंपनियां ग्लोबल एनर्जी मार्केट के उतार चढ़ाव की सीधी चपेट में आ गई हैं। चलिए अब इस निवेश की कहानी के पहले स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है डिमांड की असाधारण स्थिरता। ये 80% का आंकड़ा देखिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर यूरिया खुद ही बना लेता है। हमें इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे हम बाहरी बाजारों के झटकों से काफी हद तक बचे रहते हैं। डिमांड की स्थिरता के पीछे कुछ और भी ठोस कारण हैं। जैसा कि हमने देखा, हम लगभग आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा मार्केट में कोई नया बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा जो अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा दे। जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है वो मौजूदा प्लांट्स को और बेहतर बनाने से हो रही है, न कि नए प्लांट्स लगाने से। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी आकर मार्केट में उथल-पुथल मचा देगी, और डिमांड में अचानक गिरावट का रिस्क भी लगभग न के बराबर है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मैकेनिज्म जो गैस की कीमतों के रिस्क को कम करता है, और वो है सरकार का सुरक्षा कवच। तो ये कंपनियां ग्लोबल कीमतों के झटकों को झेलती कैसे है? यहीं पर सरकार की सब्सिडी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। स्टेप 1, जब गैस की लागत बढ़ती है तो स्टेप 2, इन कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आता है। लेकिन फिर आता है स्टेप 3, सरकार सब्सिडी देकर उस बढ़ी हुई लागत की भरपाई कर देती। इसका निचोड़ ये है कि यूरिया की कीमत मार्केट की डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होती, उसे सरकार तय करती है। इसलिए इन कंपनियों के लिए असली रिस्क गैस की कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये है कि सरकार अपनी पॉलिसी को सही ढंग से और समय पर लागू करेगी या नहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि यूरिया की बिक्री के आंकड़ों पर नहीं बल्कि सरकार के खजाने पर नजर रखनी है। क्या सरकार सब्सिडी का पेमेंट टाइम पर कर रही है? क्योंकि अगर पेमेंट में देरी होती है तो उन कंपनियों को अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, जिससे उनका पूरा हिसाब किताब बिगड़ सकता है। कैश फ्लो ही यहाँ पर किंग। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर एक साफ सुथरी एक्शन लेने लायक इन्वेस्टमेंट की कहानी बनाते हैं। अगर कोई इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे इन 4 बातों पर नजर रखनी होगी। पहला, ग्लोबल गैस की कीमतें, क्योंकि इससे सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। दूसरा, सब्सिडी पेमेंट का टाइम, जो उनके कैश फ्लो पर सीधा असर डालता है। तीसरा, एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि जो कंपनी कम गैस में ज्यादा यूरिया बनाती है वो ज्यादा मुनाफा कमाएगी। और चौथा, रोजमर्रा के खर्चों का मैनेजमेंट यानी वर्किंग कैपिटल। ये टेबल तो पूरी कहानी को एक नज़र में बड़े अच्छे से समेट देती है। डिमांड का रिस्क कम है, सरकारी सपोर्ट ऊंचा है, वॉल्यूम ग्रोथ स्थिर है, और सबसे जरूरी, देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इनका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ऊंचा है। तो अंतिम निष्कर्ष यह है, ये कंपनियां कोई ग्रोथ स्टॉक्स नहीं हैं जो रातों रात अमीर बना देंगी। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सरकारी पॉलिसी पर टिके हैं और जिनका कैश फ्लो स्थिर और प्रिडिक्टेबल है।
ये एक डिफेंसिव दांव है, यानी एक ऐसा निवेश जो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव में भी स्थिरता दे सकता है, क्योंकि इसका आधार देश की खाद्य सुरक्षा है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के अनिश्चित बाजार में, जहाँ हर चीज़ तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है, क्या स्थिरता और पूर्वानुमेयता ही मुनाफे का नया रूप बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।